तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के पूरा का पूरा सीरीज में चलते चलते आज हम लोग आप पहुंचे हैं लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 4 पॉइंट के बारे में, यानी कि 4 टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फोर्थ टॉपिक जो है वो है पावर रेटिंग। हालांकि पावर रेटिंग के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बट शॉर्ट में मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो बच्चों जिस तरह से आपने देखा है कि सारे टॉपिक को, इलेक्ट्रिसिटी के हर एक टॉपिक को सेपरेट लेक्चर्स में मैंने किस तरह से एकदम इजी तरीके से एकदम मस्त अंदाज में आप लोगों को समझाया है, उसी तरह से मैं वादा करता हूं कि ये लेक्चर भी एकदम मज़ेदार होने वाला है। तो बच्चों अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आज आप लोगों को मज़ा आने वाला है। और यदि आपके कोई लेक्चर छूट गए हैं तो उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। अब जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ जाके आपको जो भी लेक्चर अटेंड करना है फटाफट क्लिक करके वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नॉलेज आइलैंड में। बच्चों क्लास 9 में आपने देखा हुआ है कि किस तरह से वर्क और एनर्जी एक दूसरे से कंप्लीट रिलेटेड है, यानी कि जितनी एनर्जी दी जाएगी उतना ही वर्क डन होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में आप जितना एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उतना ही वर्क होगा। यदि अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसानों के अंदर भी हम लोग के बॉडी में जितना एनर्जी होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। एनर्जी लेवल जैसे ही कम, वर्क अपने आप कम हो जाएगा। अगर नॉन लिविंग की बात की जाए तो नॉन लिविंग में भी सेम केस एप्लीकेबल है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जितना आप एनर्जी देंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें वर्क हो रहा होगा। यदि किसी बॉल को आप फेंक रहे होते हैं तो जितनी ताकत से आप फेंकेंगे, यानी कि जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से वो कुछ दूर तक जाएगा। अगर आप ज़्यादा एनर्जी उसमें प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, अगर कम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो कम दूर तक जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आप जितना एनर्जी देते हो उसी के अकॉर्डिंग उसमें वर्क हो रहा होता है। ये तो समझ में आ गया, चाहे वो लिविंग में हो या फिर नॉन लिविंग में हो, सब में ये केस एप्लीकेबल है, सब में ये चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के बारे में। आपके घरों में बिजली से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, हीटर हो गया, गीज़र हो गया। इस तरह के बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करने वाली चीज़ें आपके घरों में मौजूद है। तो बच्चों सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें अपने आप तो काम नहीं करती हैं, ये काम तब कर रहा होता है जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे आप बोर्ड में जैसे इसका प्लग लगा रहे होते हैं और स्विच ऑन करते हैं, फिर ये वर्क करने शुरू होता है। और वो तब वर्क कर रहा होता है जब वहां से करंट इसमें आता है, फिर करंट के थ्रू ये काम करने शुरू कर जाता है। तो कहीं ना कहीं बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस तब काम कर रहे होते हैं जब इसमें एनर्जी आता है। जब तक इसमें एनर्जी आएगा नहीं ये वर्क करेगा नहीं, है ना बच्चों। तो कोई भी चीज़ को, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को काम कराने के लिए आपको एनर्जी तो देना पड़ेगा। तो बच्चे जो एनर्जी हम लोग उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको वर्क करने के लिए, यानी सीधी सी बात यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना वर्क कर सके, जो भी उसका काम है वो वर्क कर सके, उसी एनर्जी को हम लोग कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। यदि फैन है तो फैन को मूव करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड की जा रही है, जितनी एनर्जी उसमें प्रोवाइड की जा रही है, वही एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर कोई बल्ब है तो उसे ग्लो करने के लिए जितना एनर्जी हम लोग उसमें देंगे वो एनर्जी कहलाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये तो हो गया एकदम सर्वसाधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाने का तरीका। लेकिन अगर थोड़ा सा डेफिनेशन के दृष्टिकोण से चलें तो डेफिनेशन में हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है, यानी कि बैटरी या सेल कह सकते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स के द्वारा उस पूरे सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उसी वर्क डन को हम लोग कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। यदि मैं यहाँ दिखाऊं, कोई एक कंडक्टर है, यहाँ पर मैं एक रेसिस्टेंस लगा देता हूँ, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इस बैटरी के द्वारा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस बैटरी के द्वारा जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, इस करंट को मेंटेन करने में जितना वर्क डन होता है वही वर्क डन कहला रहा होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी।
ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक एनर्जी का थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम लोग डिराइव कर रहे होते हैं और क्या फॉर्मूला आता है। तो बच्चे उसको डिराइव करने के लिए आपको थोड़ा सा पुरानी बात को याद करना पड़ेगा, और वो पुरानी बात है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब बेसिक चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन के लिए, हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। V इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है कि किसी भी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, W/Q, यानी कि इस Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन, W फॉर वर्क डन, जितना वर्क डन किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहां से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, VQ, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर में भी देखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम लोग Q इक्वल्स टू क्या जानते हैं, अगर करंट का फॉर्मूला आपको ठीक से याद होगा तो अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, जो फ्लो हो रहा होता है उसी को करंट कहते हैं। यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होता है, Q चार्ज है, T टाइम है, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज T टाइम में यानी कि यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा होता है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। और यहां से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, IT। अब इसी Q का वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा W इक्वल्स टू VQ के जगह पे IT, VIT। ये आ गया आपका W का फॉर्मूला, यानी कि वर्क डन का। W क्या था, वर्क डन का। वर्क डन इक्वल्स टू VIT। और हम लोगों ने अभी अभी समझा है कि जितनी एनर्जी उतना वर्क डन, तो एनर्जी और वर्क डन को कहीं ना कहीं हम लोग इक्वल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वर्क डन के जगह पे अगर मैं एनर्जी भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वर्क डन के जगह पे मैं लिख देता हूं एनर्जी इक्वल्स टू VIT। और ये एनर्जी कौन सा एनर्जी हो जाएगा बच्चों, ये एनर्जी हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, समझ में आया इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस तरह से हम लोग मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। तो इसे मैं यहाँ एनर्जी के जगह पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, और एनर्जी को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कोई भी एनर्जी बोलेंगे, वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, सबका ऐसा यूनिट जूल होता है। तो इस एनर्जी को भी हम लोग जूल में ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एनर्जी को जूल में फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर कहेंगे इसका ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने समझ लिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, और मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको कहते हैं ये एकदम आसानी से आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। दूसरा पॉइंट अपना है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं बच्चों, सबसे पहले तो पावर समझ लिया जाए कि पावर किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग क्लास 9 में चलते हैं। 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चे, कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पढ़ा है ना यहाँ पर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं कि पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, होता है ना। तो यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन और एनर्जी दोनों ही इक्वल होता था ना। यहां पर मैंने वर्क डन और एनर्जी को इक्वल लिखा था। हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है कि वर्क डन और एनर्जी किस तरह से इक्वल होता है, अभी अभी हम लोगों ने समझा हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस वर्क डन के जगह पे एनर्जी, यहां पर वर्क डन के जगह पे हम लोग एनर्जी लिख सकते हैं ना। तो वर्क डन के जगह पर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई फॉर, मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जरूर। तो P इक्वल्स टू, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी के जगह पे मैं लिख दूं इस फॉर्मूले को, VIT को बाय टाइम, T हो जाएगा, तो T कैंसिल आउट, तो P इक्वल्स टू आ गया अपना VI। तो मिल गया हमें पावर इक्वल्स टू VI, और इसका SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा वाट, SI यूनिट इसका
वाट, WATT वाट। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको समझिए कि पावर का डेफिनेशन अब यहां से क्या होगा। जिस तरह से अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन समझा है, उसी तरह पावर का डेफिनेशन समझ लीजिए। वो जो पावर हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन के केस में, यानी कि जो लोग काम कर रहे होते थे उस केस में जो पावर का डेफिनेशन होता था वो होता था वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में जो पावर का डेफिनेशन होगा वो होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना कंज्यूम होता है यूनिट टाइम में, उसी को कहते हैं हम लोग पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बच्चों, और हम लोग इसी को मेजर कर रहे होते हैं वाट में। इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना, कोई भी बल्ब खरीद के लाते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों को खरीद के लाते हैं, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं वो कितना वाट का है। कितना वाट कहने का मतलब, अगर वो 100 वाट का है, 100 वाट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो हम लोग कहेंगे उसका पावर 100 वाट है। तो 100 वाट का कोई भी सब्सटेंस आपका 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको इलेक्ट्रिक पावर भी समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रिक पावर में यहां से 2 और डिफरेंट फार्मूला आ सकते हैं आपके पास। पहला, यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट ले लूं तो आई का फॉर्मूला एक और आ जाएगा ओम्स लॉ से, और उसे मैं अगर पुट करूंगा तो यहां पर पावर का एक नया फॉर्मूला मिलेगा। और यदि मैं करंट को कांस्टेंट ले लूं तो फिर से इस V का फॉर्मूला ओम्स लॉ से एक नया मिलेगा, और उससे फिर नया फॉर्मूला आ सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग इस करंट को कांस्टेंट मान लेते हैं। व्हेन करंट इज कांस्टेंट, जब करंट कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, P इक्वल्स टू, इस V के जगह पे हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता था बच्चों, IR। तो इस V के जगह पे IR लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ गया हमें नया फॉर्मूला, I²R। ये भी फॉर्मूला हमारा पावर का ही है, बट ये करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में। ध्यान रहे बच्चों, ये करंट और रेसिस्टेंस के टर्म में। यदि आपको करंट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप पावर इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इसमें यदि करंट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो पावर आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर लीजिए। तो अभी मैंने करंट को कांस्टेंट माना था, अब पोटेंशियल डिफरेंस को यदि कांस्टेंट मान लिया जाए तो फिर नया फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए तो, व्हेन V इज कांस्टेंट, V मतलब हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस, तो P इक्वल्स टू, एक बार फिर से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने देखा हुआ है IR होता है ना ओम्स लॉ से, और I इक्वल्स टू क्या हो जाना है यहाँ से, V/R होना है ना। तो I के जगह पे अगर मैं V/R पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, V इंटू V/R, तो हो गया P इक्वल्स टू V²/R। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया। तो ये 3 फॉर्मूला हमारे पास पावर का मिल जाता है। पहला पावर का फॉर्मूला हो जाता है VI, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, तो पावर निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से। दूसरा फॉर्मूला निकलता है P इक्वल्स टू I²R, यानी जब I दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो पावर निकल सकता है। और तीसरा फॉर्मूला होता है अपना P इक्वल्स टू V²/R, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे और रेसिस्टेंस दिया रहे, तो आप इस फॉर्मूला से पावर को फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को आसानी से, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको सेकंड टॉपिक भी एकदम समझ में आ गया। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखे, फिर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक पावर को। अब तीसरा हम लोग समझते हैं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो बच्चों, कमर्शियल यूनिट कहने का मतलब जो बिजली बिल आप पे कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे कर रहे होते हैं ना, वो आखिर किस तरह का रीडिंग आपको दिखा रहा होता है। जो आपके घरों में मीटर लगा हो रहता है, वो क्या शो कर रहा होता है आपको, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे पैसे देने होते हैं, कितने रुपए आपको पैसे देने होते हैं, उसी के बारे में जानना ही हम लोग को कहेंगे हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि कमर्शियली जितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो आज आपको बिजली का बिल निकालने भी आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप खुद से भी पता कर सकते हो कि हमारा भाई
एक बल्ब को जलाएंगे या एक फैन को चलाएंगे तो पूरे महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। चलिए आज ये टॉपिक जानने के बाद आप वो भी आराम से बता सकते हो। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा 9 में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग अभी जानेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, यानी कि किस यूनिट में हम लोग पैसे पे कर रहे होते हैं, किसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसे पे कर रहे होते हैं। तो बच्चों कमर्शियली हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंसीडर कुछ इस अंदाज में कर रहे होते हैं, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यानी कि जो आपके घर में मीटर लगा होता है ना, उसमें 1 यूनिट रीडिंग आने का मतलब ये हो गया कि आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया है, इतने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब अब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि मान लेते हैं आप 1000 वाट का कोई आप हीटर चला रहे हैं, 1000 वाट का आप कोई हीटर चला रहे हैं, और इस हीटर को आप यदि 1 घंटे तक चला रहे होते हैं, इस हीटर को आप जब 1 घंटे तक चलाते हो तो आपको मिल रहा होता है 1 किलोवाट आवर। ये 1000 वाट इक्वल्स टू होता है 1 किलोवाट और 1 आवर के लिए आवर। तो यही चीज़ आपका हो जाता है 1 यूनिट। यानी कि 1000 वाट का अगर आप कोई हीटर को 1 घंटे तक यूज़ कर रहे होते हो तो आपका उस बोर्ड में उस जो मीटर लगा हुआ है वो 1 यूनिट रीडिंग शो करेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये हो जाता है हमारा कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। अब 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट, 3 किलोवाट आवर मतलब 3 यूनिट। अब ये डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपका घर में जो मीटर रीडिंग कर रहा हो, यदि 100 यूनिट मीटर रीडिंग कर रहा है, यानी कि आपने 100 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, और यही यूनिट हो गया आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सपोज दैट अभी जैसे इसी को हम लोग आगे समझते हैं। मान लेते हैं आपने 500 यूनिट यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी, 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, तो आपको बिजली बिल कितना पे करना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो वो अलग अलग जगहों में, अलग अलग रीजन में अलग अलग रेट होता है। कहीं कहीं पे आपको 6 रुपीज़ पर यूनिट होगा, कहीं कहीं 8 रुपीज़ पर यूनिट होगा। तो अगर मान लिया जाए कि 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ जाएगा बच्चों, 500 इंटू 8, यानी कि 4000 रुपीज़ आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना होगा। 4000 रुपीज़ अगर आपका पूरे महीने के एंड में 500 यूनिट मीटर रीडिंग आया है तो आपको 4000 इलेक्ट्रिक बिल पे करना होगा। ठीक है बच्चों, तो होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं और वो है पावर रेटिंग। पावर रेटिंग होता क्या है, अब इसे थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं बता देता हूँ 4th पॉइंट को, पावर रेटिंग। तो बच्चों पावर रेटिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हम लोग कभी भी कोई भी बिजली से चलने वाली चीज़ों को खरीद रहे होते हैं तो उसमें ना एक डेटा लिखा हुआ रहता है। अगर आपको ठीक से याद हो, अगर आप बल्ब खरीदते थे पहले तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता था 100 वाट और कॉमा देके 220 वोल्ट, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता था। अगर आपको ठीक से याद आ रहा हो तो 100 वाट कॉमा देके 220 वोल्ट। अब ये डेटा आखिर कैसा डेटा है, ये डेटा एक्चुअली हमें क्या बता रहा होता है। अगर आप इस डेटा को समझ जाएंगे तो कहेंगे यही डेटा कहलाता है पावर रेटिंग। एक्चुअली यही डेटा है पावर रेटिंग। अब ये डेटा एक्चुअली किस चीज़ को बता रहा होता है उसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए। तो बच्चों ये जो डेटा है ना, ये डेटा कुछ इस तरह से शो कर रहा होता है कि यदि आप किसी भी सर्किट में 220 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वहाँ से 100 वाट इलेक्ट्रिक पावर शो करेगा। अब 100 वाट इलेक्ट्रिक पावर शो करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 100 जूल पर सेकेंड वहाँ से आपको एनर्जी वहाँ से फॉर्म हो रहा होगा, वहाँ से इतना एनर्जी 100 जूल
पर सेकेंड एनर्जी वहां से एमिट कर रहा होगा। यदि किसी बल्ब की अगर ये पावर रेटिंग है 100 वॉट और 220 वोल्ट है, तो बच्चों उस बल्ब में यदि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, उस बल्ब में यदि 220 वोल्ट का वोल्टेज है, तो कहेंगे कि वो बल्ब से 100 जूल लाइट एनर्जी एमिट हो रहा होगा पर सेकेंड। इसका मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रीडिंग को ही हम लोग पावर रेटिंग कह रहे होते हैं। हालांकि इस रीडिंग से हम लोग को दो इन्फॉर्मेशन और भी मिल रहा होता है, वो दोनों इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि यदि इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, देखिए क्या क्या निकल जाएगा। यदि हम बोलेंगे इस पावर को और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, क्या निकलेगा हमको यहाँ से, यानी कि P इक्वल्स टू वी आई, यहाँ से P और V दिया हुआ है तो बच्चों क्या निकल जाएगा, I इक्वल्स टू P बाय V। तो पहला हमें इससे करंट का पता चल जाएगा, इस पावर रेटिंग से हमें करंट का पता चल जाएगा कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यदि किसी भी सर्किट में आप ये बल्ब लगा देते हैं, यानी कि 220 वोल्ट का और 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं, तो बोलेंगे कि उस बल्ब से होते हुए कितना करंट वहां से फ्लो करेगा। अगर ये डेटा को मैं यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लूँ तो जितना आएगा उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा उस बल्ब के वहाँ फिलामेंट से। यदि बल्ब को मैं कुछ इस तरह से दिखाऊं तो आपने देखा होगा कि बल्ब में यहाँ पर एक फिलामेंट होता है कुछ इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा होगा। तो यहाँ का जो डेटा आएगा बच्चों, जितना एम्पियर ये डेटा आएगा उतना ही एम्पियर करंट इस बल्ब से होते हुए फ्लो कर रहा होगा, पक्का है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे निकाल दूँ, ये P अपना कितना है, यहाँ 100 वाट डिवाइडेड बाय V कितना है 220, इतना हो गया I। तो इसको अगर कटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.45 एम्पियर, ये करंट आ गया अपना 0.45 एम्पियर। तो इतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा इस बल्ब में। तो ये जो करंट हमें मिला वो कहाँ से मिला बच्चे, इसी पावर रेटिंग से मिला ना। तो ये पावर रेटिंग सबसे पहले हमें करंट बता रहा होता है। अब बच्चों एक सवाल यहाँ से आता है कि करंट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि करंट फ्लक्चुएट करता है ना, करंट ज़्यादा कम होता है। तो बच्चों ये आखिर किस तरह का करंट दिखा रहा होता है, तो बच्चों ये दिखा रहा होता है मैक्सिमम करंट का, यानी कि सबसे अधिक करंट उससे इतना ही फ्लो हो सकता है। यदि इतना वाट और इतना वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है तो मैक्सिमम करंट जो इससे फ्लो करेगा वो 0.45 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। इससे अगर इतू सा भी करंट ज़्यादा हो गया तो ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दिखा रहा होता है मैक्सिमम करंट का। अब इसमें क्या और भी कुछ पता चल सकता है, बिल्कुल अभी एक और चीज़ पता चलना है। यहाँ से हमें मिल जाएगा रेसिस्टेंस का भी। अगर बच्चों इसमें हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लें तो इस फॉर्मूला से हमें रेसिस्टेंस भी मिल सकता है। चलिए देखिए कैसे। फॉर्मूला क्या है अपना, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय P। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 22 इंटू 22 484 ओम। ये देखिए, यानी कि क्या आया बच्चे, 484 ओम रेसिस्टेंस दिखा रहा होगा इस बल्ब के फिलामेंट में। इस बल्ब से जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो वहां पे कितना रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा, 484 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा। कब, जब ये बल्ब 100 वाट और 220 वोल्ट का हो तब। तो ये पावर रेटिंग हमें क्या क्या चीज बता रहा होता है, सबसे पहले तो बता रहा होता है कि ये कितना वाट का है, ये कितना वोल्ट का है। और यदि इसको आगे भी हम लोग इससे चाहें तो कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं कि इतना वाट और इतना वोल्ट से कितना करंट फ्लो करेगा और कितना रेसिस्टेंस वहां पर फॉर्म हो रहा होगा, कितना वो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा होगा जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वहां पर यूज हुआ है। अभी मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में ये दिखाया था। तो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रखता है और 100 वाट यदि वो एनर्जी कंज्यूम करने का ये रखता है, तो वहां से वो करंट इतना लेगा और रेसिस्टेंस इतना शो कर रहा होगा। ठीक है बच्चों,
तो ये था आज का चारों टॉपिक, और इन चारों टॉपिक को क्लियर करते ही इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक्स एकदम से कंप्लीट हो गए। अब अगले एक वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है तो उन्हें भी आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड कर रहे होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।